सत्ता की शुरुआत आज शाहरुख खान की फिल्म पठान से करते हैं, जिसका इतना विरोध हुआ कि विरोध करने वाले ही इस फिल्म को हिट कराने की टूल किट बन गए। और रिलीज के पहले ही दिन शाहरुख खान के प्रशंसकों ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पठान को इतनी शिद्दत से देखा कि इसने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। और अब जब फिल्म इतनी हिट हो चुकी है तो विरोध करने वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल पठान फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में जिस बेशर्म रंग पर विवाद हुआ था, वो बेशर्म रंग अब फिल्म में तो नहीं है, उसे हटा दिया गया है, लेकिन इस पर हुए विवाद को खूब भुनाया गया। पठान की स्ट्रेटेजी मेकर्स ने विरोध को प्रमोशन के टूल की तरह इस्तेमाल किया और विरोधी फिल्म की मार्केटिंग का जरिया बन गए। इसके साथ ही पूरी दुनिया में पठान चर्चा का विषय बन गई। समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी फिल्म पर विवाद होता है तो उससे फिल्म को फायदा होने का चांस ज्यादा होता है और नुकसान होने का चांस कम होता है। विरोध हद से गुजर जाता है तो फिर फिल्म जो है उसको डबल फायदा हो जाता है। ये फायदा दोनों तरफ के लोग उठाते हैं। एक तरफ फिल्म की स्ट्रेटेजी मेकर्स होते हैं जो बड़े ही सधे हुए तरीके से फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो दूसरी ओर सिनेमा हॉल के बाहर नारेबाजी और तोड़फोड़ करने वाले लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने मोहल्ले में हीरो बनने का मौका मिल जाता है। जिन्हें कोई नहीं जानता वो विरोध की मशाल जलाकर मोहल्ले के छुटभैया नेता बन जाते हैं। यानी विवाद क्रिएट किया, लोगों के इमोशन का फायदा उठाया और नोटों की गड्ढियां या फिर छुटभैया नेता का खिताब लेकर चलते बने। इसी विरोध शास्त्र और कमाई शास्त्र पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले 100 करोड़ कमा चुकी पठान की वो रील देखिए, जिसमें पठान के फैंस भी हैं और विरोधी भी हैं। हवाओं से पत्ते हिलते, शाहरुख खान नहीं हिलता। शाहरुख खान बहुत जबरदस्ती, एक सेकंड के लिए भी कहीं ऐसे नहीं लगा मूवी को छोड़ दिया हो। हर एक सेकंड में बहुत ही मजा आया। पाकिस्तान समर्थक शाहरुख खान और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो दीपिका पादुकोण है, इनकी ये मूवी है, इसको किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इसने सनातन भगवान का अपमान भी किया था इस मूवी में। आपको भी देखना चाहिए। बहुत जबरदस्त मूवी ऐसी लगी है, उधम पार जिंदगी में नहीं आएगी। देशभक्ति मूवी है, जबरदस्त ऊपर है चक्कर में कोई नहीं है, शाहरुख खान की टक्कर में। फिल्म देख लिया कि ऐसे ही बोल देख लिया, हिट है, सुपर डुपर हिट है। जो हम भारतीय उसकी पिक्चर देखने जाते हैं और वो पैसा कमाता है और हम भारतीयों से ही वो देशद्रोहिता कर रहा है, इसलिए शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं और पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान कल ही सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। आज गणतंत्र दिवस की छुट्टी है और कल से मेट्रो सिटीज की भाषा में बात करें तो फ्राइडे फीलिंग होगी और दोपहर के बाद ही वीकेंड वाला माहौल बन जाएगा। मिड वीक में पहले ही दिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उसके मुताबिक विवादों से पठान का शुभ लाभ हुआ है और आगे और भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। अगर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो पठान ने रिलीज के कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म आलोचक तरण आदर्श के मुताबिक बुधवार पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। रात 8:15 बजे तक पठान की कमाई 25 करोड़ रुपए हो गई और रात खत्म होते होते 54 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गई। तो कुल मिलाकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन KGF चैप्टर 2 के नाम था। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन लगभग 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब यह रिकॉर्ड पठान के नाम हो गया है। एक फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट ने शाहरुख खान की पठान के कलेक्शन को लेकर दावा किया कि पठान ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है।
यूएई और सिंगापुर में फिल्म नंबर 1 पर चल रही है। तो पठान फिल्म में विवाद से जिस एक पक्ष की कमाई करोड़ों में हो रही है वो है इसके मेकर्स यानी इसके बनाने वाले। हमने इनकी कमाई बता दी। इसमें दूसरा पक्ष फिल्म के विरोध शास्त्री हैं जो बिना जानकारी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं इसे भी समझिए। इस फिल्म में एक गाना है बेशर्म रंग। इस गाने के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी थी इसका रंग भगवा था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। लेकिन शुरुआती विरोध के बाद इसे ठीक कर दिया गया, बदल दिया गया। अब सवाल यह है कि जब विरोध की वजह ही नहीं है तो किस बात का विरोध हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म शाहरुख खान की है। देखिए, इस वक्त हम छतरपुर में है और छतरपुर चूंकि चर्चाओं में है, बागेश्वर धाम सरकार यहीं से आते हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं थिएटर के बाहर की, चूंकि कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं, फिल्म के खिलाफ भी हैं, तो कुछ लोग फिल्म को देखने भी पहुंचे हैं। इस फिल्म से ऐसी क्या आपत्ति आप लोगों को जिससे आप उसके खिलाफ हैं? इस फिल्म में आपने देखा होगा कि वो हीरोइन है वो किस प्रकार के भगवा वस्त्र धारण किए हुए है। ये सनातन धर्म के ऊपर ही कुछ लोग हैं जो फिल्म को देखने भी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप फिल्म देखने पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? यहाँ विरोध भी चल रहा है, आप लोग देखने भी आए? क्यों नहीं आएंगे भाई, देश की मूवी है, क्यों नहीं आएंगे। और शाहरुख खान की मूवी है, 4 साल बाद आ रही है तो क्यों नहीं आएंगे। सेंसर बोर्ड ने पास की है, तो अगर कोई आपत्ति होती तो सेंसर बोर्ड ही उसको काट देता। क्यों विरोध किया कर रहे हैं इस फिल्म का? बॉलीवुड हमेशा से सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति का विरोध करता आया है और ऐसे ऐसे फिल्म में सीन जो डाले जाते हैं वो टोटल ही भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम करते हैं। क्या हॉलीवुड की मूवी देखने जाएंगे या बाहर की मूवी देखने जाएंगे? देश की मूवी सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? ये बात हो रही है। देश की मूवी तो देखने जाएंगे आप, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सेंसर बोर्ड से और आगे के लिए उनको आगाह करने जा रहे हैं कि इस प्रकार के आप कट हो चुका है, वो कट हो चुका है जो सीन आप कह रहे हैं। तो ये चीज पहले से क्यों किया जा रहा है? चीज तो भूल भुलैया में भी दिखाई गई थी उस समय, क्योंकि अक्षय कुमार था, इसलिए आप लोगों ने उसका समर्थन किया था। ये गाना जो हरे राम हरे कृष्णा आपने देखा होगा, अश्लील दृश्य दिखाया गया था। भगवा रंग का जो सम्मान होता है वो तब होता है जब कोई साधु उसे पहनता है, सन्यासी पहनता है। ऐसे तो पूरा बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं, टोटल बॉलीवुड का बायकॉट। बिल्कुल आपका राइट है, हमारा राइट देखने का राइट है। बिल्कुल इस फिल्म से अगर ऐसे आघात किए जाएंगे, एक्शन मूवी है, ऐसे आघात किए जाएंगे तो निश्चित रूप से धर्म प्रेमी लोगों को आघात होता है। बता दो, शाहरुख खान ने देश के लिए कौन सा काम किया? इतना बड़ा कोरोना काल आया था, उसने 1 रुपए की मदद नहीं की, 1 रुपए की मदद नहीं की उस आदमी ने यार। चलिए, तो इस तरह से चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ शाहरुख खान के फैंस हैं जो इस फिल्म को देखने भी आए हैं और ये बात कर रहे हैं कि गर्व से हम इस फिल्म को देखेंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीजेपी कार्यकारिणी में यह अपील भी की थी कि हर फिल्म का विरोध जरूरी नहीं है, इससे बचना चाहिए। पीएम मोदी की इस अपील का कई लोगों पर असर भी हुआ, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने पठान फिल्म के विरोध से इनकार कर दिया और कुछ राज्यों के फिल्म समीक्षा करने वाले मंत्री भी इस पर शांत हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मोहल्ले का छुटभैया नेता बनना होता है, अपनी गली का दबंग बनना होता है, वो अब भी बिना सोचे समझे विरोध में जुट गए हुए हैं, जबकि पठान करोड़ों रुपए झोले में लेकर सीन से आउट हो चुकी है। इसलिए विरोध करने वालों को हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं उनके विरोध से विरोधी को ही फायदा तो नहीं हो रहा है। अब ये देखिए कि कैसे कुछ फिल्मों के लिए बॉयकॉट के ट्रेंड शुभ शगुन की तरह काम करते हैं। ऐसे ट्रेंड्स के चलते हुए कई फिल्मों ने न सिर्फ बम्पर ओपनिंग की बल्कि बम्पर कमाई भी की। इन लिस्ट में फिल्म ब्रह्मास्त्र का नाम शामिल है, जिसने बॉयकॉट के बावजूद 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के वक्त बॉयकॉट वाला माहौल टॉप पर था, लेकिन उसमें भी इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। फिल्म पद्मावत भी आपको याद होगा, जिस पर काफी बवाल हुआ, इसके बावजूद फिल्म ने 585 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी ने भी बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद 132 करोड़ रुपए कमा लिए थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी 2 वर्ग थे। इनमें एक वर्ग ऐसा था जो इसे प्रोपोगेंडा बताकर इसे बॉयकॉट करने की मांग करता रहा, बावजूद इसके फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इसी तरह साउथ की फिल्म RRR को लेकर भी बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन फिल्म वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही और अब वो इसका गाना जो है नाटू 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 ऑस्कर में ये नॉमिनेट भी हो चुका है। तो इस पूरे मामले में नजरिया 9 भी देख लीजिए। कमाई के पठान और तोड़फोड़ करने वाले विरोधी शास्त्री हैं, एक गाने को लेकर आमने सामने हैं
और बॉयकॉट वाला बवाल चलता रहा है, लेकिन अंत में किसे फायदा हुआ ये भी जरूर नोट करना चाहिए। विरोध करने वालों में से कुछ लोग अपने अपने गली मोहल्ले के स्थापित छुटभइये नेता बन जाएंगे, लेकिन यह विवाद पठान को खूब रास आया। विरोध शास्त्री विरोध की लाठी पीटते रह गए और पठान नोटों की गड्ढियां लेकर चलता बना। इससे एक बार फिर से ये साबित हो गया कि विरोध का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए करना कितनी बड़ी शक्ति है। पठान का विरोध करने वाले आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो आजकल देश में विवादों को कमाई की गारंटी माना जाता है, फिर चाहे वो पैसे की कमाई हो या फिर देश के कानून को तोड़कर एक खास वर्ग में लोकप्रियता बढ़ाने की कमाई। ऐसी ही एक कमाई तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी की है। बीबीसी की वो विवादित डॉक्यूमेंट्री जिसे देश में सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी लगी है, जिस पर कई यूनिवर्सिटीज में बहुत विवाद हो चुका है, कई जगह झड़प हो चुकी है, पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा है, उसे हमारे देश की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने कानून तोड़कर शेयर किया है। महुआ मोइत्रा ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड का लिंक शेयर करते हुए लिखा, हमें क्या देखना है ये हम सोचेंगे, सरकार नहीं। महुआ मोइत्रा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित है कि वो इसे एपिसोड बाय एपिसोड फॉलो कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए पहले और दूसरे दोनों एपिसोड्स को सोशल मीडिया पर तब शेयर किया जब सरकार ने आईटी एक्ट के तहत इसे शेयर करने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। दूसरे एपिसोड को शेयर करते हुए तो उन्होंने ये तक लिखा कि यहाँ एपिसोड 2 है, बफरिंग देरी के साथ है, जब वो इसे हटा देंगे तो एक और लिंक पोस्ट करेंगे। जैसे हमारी सांसद महुआ मोइत्रा को बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आ रही है, उसी तरह पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन को भी ये डॉक्यूमेंट्री खूब पसंद आई थी। वो भी महुआ मोइत्रा की तरह ही चाहते हैं कि लोग इसे जरूर देखें, लेकिन भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम और सांसद ऋषि सुनक इस डॉक्यूमेंट्री में किए गए चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं। और अब उस आईटी एक्ट को समझिए जिसके तहत ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बैन किया गया है। आईटी एक्ट 69A के तहत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक्शन लिया। इस नियम के तहत सरकार ऐसी किसी भी चीज को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर सकती है जिससे उससे ये लगे कि इससे देश की कानून व्यवस्था को खतरा है, देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है, देश की रक्षा और राज्यों की सुरक्षा को खतरा है। जिस डॉक्यूमेंट्री को देखने और दिखाने के लिए महुआ मोइत्रा बेचैन है, उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कैसे माहौल खराब हुआ, इसका उदाहरण हमने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया में देखा। कैसे वहां पर पथराव हुआ, नारेबाजी हुई और पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों ने इसे नुकीला रखने की काफी कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों पर निशाना लगाया है। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति पर सीधा हमला करती है और ये हमला दिल्ली से 7000 किलोमीटर दूरी से किया गया है। इसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इच्छाधारी मीडिया और एजेंडा बाजों के साथ साथ महुआ मोइत्रा जैसे मोदी विरोधी राजनीतिज्ञ भी इस डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि महुआ मोइत्रा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रति अति उत्साहित क्यों हैं। वो ये कह रही हैं कि डॉक्यूमेंट्री के हर एपिसोड को वो शेयर करेंगी क्योंकि ये उनका अधिकार है। वो खुद ये तय करेंगी कि वो क्या देखेंगी और क्या नहीं। लेकिन विरोधाभास ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रति गहरी आस्था प्रकट की जाती है तो कहीं ना कहीं वो भारत की न्याय व्यवस्था और भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी चली जाती है। गुजरात दंगों का मामला कई वर्षों तक अदालतों के अग्निपथ से गुजरता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचा। तमाम सबूत, गवाह, साक्ष्य, सत्य और तथ्य की कसौटी पर परखे गए, तब जाकर इस पर फैसला हुआ। महुआ मोइत्रा जो कर रही हैं उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उनका एक पॉलिटिकल टूल नजर आएगी। भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर शानदार शौर्य वाली परेड हुई। कर्तव्य पथ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लगभग 1.5 घंटे तक देश की सैन्य, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक शक्ति की झांकी देखने को मिली। परेड में जमीन से लेकर आसमान तक भारत का दम दिखा। आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक जैसे घातक हथियारों ने सेना के शौर्य को दिखाया। आसमान में प्रचंड राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान ने देश के दुश्मनों को हैरान कर दिया। देश प्रेमियों के लिए हमने एक विशेष रील तैयार की है। इसमें पूरी गणतंत्र दिवस परेड का
निचोड़। तो कर्तव्य पथ पर इस बार देश ने इतिहास बनते देखा। देश में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों खास रहा। पहली बार परेड राजपथ की जगह कर्तव्य पथ पर हुई। जगह वही थी लेकिन नाम नया था। पहली बार परेड की शुरुआत मिस्र के सैन्य दल से हुई। इस बार चीफ गेस्ट भी मिस्र के प्रेसिडेंट रहे। परेड में सीआरपीएफ की पूरी महिला टुकड़ी दिखाई दी। इस बार परेड के दौरान श्रमिकों, दूध, रेहड़ी पटरी वालों को आगे की लाइन में बैठाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल थी। इस बार आत्मनिर्भर भारत की भी झलक तब दिखी जब ब्रिटेन की जगह भारत में बनी तोपों से सलामी दी गई। वैसे हिंदुस्तान का हर गणतंत्र दिवस खास होता है। ये शौर्य, संस्कृति और सभ्यता की झलक होता है। लेकिन देश का पहला गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक है। आपको बताते हैं साल 1950 में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया था। उस समय दोपहर 2:45 पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्यानचंद स्टेडियम में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया था। पहली बार अदम्य साहस दिखाने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति की सवारी करीब 1 घंटे में राष्ट्रपति भवन से ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची थी और रास्ते के दोनों ओर लाखों लोग ये नज़ारा देखने के लिए मौजूद थे। कुछ तस्वीरों से आप उस दौर के भारत की उम्मीदों को समझ सकते हैं। तब रियासतों का विलय हुआ था। अंग्रेजों की ओर से बांटे जाने के बाद नया आज़ाद भारत था। देश एक सूत्र में बंध कर रहना सीख रहा था। ये तस्वीरें धरोहर की तरह हैं। हमारे सभी न्यूज़ मित्र इसे मन में सहेज कर रख सकते हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर आए शुभ समाचार की। कर्तव्य पथ पर गर्व वाले स्वदेशी हथियार की झलक आपने देख ली। अब पारंपरिक हथियारों की झांकी आपको दिखाएंगे जिसका इस्तेमाल भगवान राम रक्षा के लिए करते थे। आपको भगवान राम के धाम और ससुराल से आई एक अच्छी खबर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के दिव्य मंदिर की भव्य तैयारी हो रही है। आम लोगों के लिए दर्शन की तारीख की शुभ घड़ी आने के बाद राम भक्त मंदिर में रामलला के विराजमान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य राम मंदिर को निहारने के लिए जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के बीच भगवान राम के धनुष और शिला को लेकर अच्छी खबर आई है। राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम का ससुराल पक्ष यानी नेपाल के जनकपुर का जानकी मंदिर बड़ा योगदान देने जा रहा है। भगवान राम की प्रतिमा के लिए नेपाल भेजेगा 2 बड़ी शिलाएं। काली गंडकी नदी से शिला के 2 टुकड़े अयोध्या लाए जाएंगे।
नेपाल के काली गंडकी नदी में शिला ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। काली गंडकी नदी के किनारे विधि विधान से पूजा इसकी की गई है। मंत्रोच्चार के साथ अयोध्या लाने के लिए शिला का पूजन कर लिया गया है। 31 जनवरी को नेपाल अयोध्या के लिए ये शिला भेजेगा। शिला का वजन 350 टन और 400 टन होगा। सड़क मार्ग से शिला को अयोध्या लाया जाएगा। भगवान राम का धनुष भी नेपाल में बनेगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र की ओर से मांग इसके लिए स्वीकार की जा चुकी है। तो नेपाल में काली गंडकी नदी के पास हुई पूजा में प्रांत के गवर्नर, मुख्यमंत्री, जानकी मंदिर के पुजारी अयोध्या से नेपाल पहुंचे। सिर्फ शिला ही नहीं बल्कि खबर है कि भगवान राम के लिए धनुष नेपाल से आएगा। दरअसल नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर से जुड़े लोगों ने भगवान राम का धनुष बनाकर देने की पेशकश की थी। इसको लेकर पिछले साल 30 जुलाई को नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर जनकपुर के महंत राम तपेश्वर दास की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अयोध्या आया था। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरी और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से मिलकर भगवान राम का धनुष बनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। TV9 भारतवर्ष के पास धनुष और शिला की स्वीकृति वाले दोनों पत्र हैं। पहली चिट्ठी शिला को लेकर है, जो पिछले साल 5 नवंबर को भेजी गई थी, जिसमें शिला भेजने के आग्रह को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी चिट्ठी धनुष को लेकर है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय की तरफ से नेपाल में जानकी माता मंदिर को लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा है, भगवान राम का धनुष पत्थर का होगा या धातु का होगा, यह अभी तय नहीं है। धनुष की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन स्वीकार किया गया कि धनुष नेपाल में बनेगा और कैसा होगा इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में नेपाल की ओर से शिला और भगवान राम का धनुष भेंट किए जाने पर नेपाल के पूर्व गृह मंत्री विमलेंद्र निधि खुश हैं। उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच पहले से ही चला आ रहा ऐतिहासिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो माता सीता राजा जनक की पुत्री थी और मौजूदा नेपाल के जनकपुर में हर साल न केवल भगवान राम का जन्म और राम सीता के विवाह की सालगिरह मनाई जाती है, बल्कि नेपाल और भारत का अनमोल और अटूट धार्मिक जुड़ाव भी है। अयोध्या से नेपाल का एक खास रिश्ता है जो सदियों पुराना है। यही वजह है कि नेपाल भगवान राम के दिव्य मंदिर के लिए शिला और धनुष भेज रहा है। नेपाल की काली गंडकी नदी, जहां से 2 शिलाएं अयोध्या लाई जाएंगी, इसका भी पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाले शालिग्राम इसी नदी से निकलते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि काली गंडकी नदी की शिलाएं बेहतरीन होती हैं। ये इतनी मजबूत होती हैं कि किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बस अब भक्तों को इंतजार है उस पल का जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अयोध्या में तेजी से हो रहा है गर्भगृह का निर्माण। पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। नागर शैली में डिजाइन बनाया जा रहा है। मंदिर के दीवार और खंभों पर चक्र, शंख, गदा, पुष्प, देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी जा रही है। नक्काशी के लिए कार्यशाला चलाई जा रही है। हजारों श्रमिक पत्थरों पर बारीक नक्काशी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत गणतंत्र दिवस पर जयपुर में हैं। वो अगले 5 दिनों तक ये वहीं प्रवास करेंगे। संघ प्रमुख 2 साल में एक बार हर प्रांत में अपना प्रवास करते हैं। अपने शताब्दी वर्ष को लेकर आरएसएस यहां समीक्षा भी करेगा। लेकिन इस सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज जयपुर में तिरंगा फहराया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को ज्ञानवान, त्यागी और कर्मशील रहने वाले लोगों का देश बनाना होगा। और इसके साथ उन्होंने दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने वालों के बारे में कहा कि हमको समानता का व्यवहार करना चाहिए, हमको स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम स्वतंत्र हैं तो दूसरे लोग भी स्वतंत्र हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमको कैसा होना है, समानता का व्यवहार करना है और हमको स्वतंत्रता का भी सम्मान करना है। मैं स्वतंत्र बनूं लेकिन मेरे साथ सब स्वतंत्र है, ये भी मैं ध्यान में रखा। मेरी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का संकोच हम नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन दुनिया का अनुभव ऐसा है कि जहां स्वतंत्रता लाना चाहते हैं वहां समता का संकोच करना पड़ता है और जहां समता समानता लाना चाहते हैं
वहां स्वतंत्रता नहीं रहती।